हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल जियो प्लेनेट कॉर्नर पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। रीड सीरीज में हम रिसोर्स को कंप्लीट कर चुके हैं और इसमें हम अब बात कर रहे हैं सॉइल रिसोर्स की। और सॉइल रिसोर्स में भी अभी देखें आप तो हमने काफ़ी कुछ इसमें 3 लेक्चर पूरे कर लिए हैं। सॉइल के बारे में हमने पढ़ लिया था, मृदा को प्रोवाइड करने वाले तत्वों के बारे में पढ़ लिया था, लास्ट हमने सॉइल प्रोफाइल के बारे में पढ़ा। आज इस लेक्चर में हम जो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल है यानी कि मृदा का जो वर्गीकरण है उसकी हम चर्चा करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और वीडियो के नीचे जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि समय समय पर आने वाले जो भी मेरे वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इस चैनल से जुड़े रहें ताकि इस चैनल पर जो भी उपयोगी सामग्री आपको प्रोवाइड कराई जा रही है उसका लाभ आपको मिल सके और आगामी चीज़ें से पढ़ें और एग्जाम में अच्छे से उसको क्लियर करें। आइए हम शुरुआत करते हैं मृदा का वर्गीकरण। तो हमारे टॉपिक का नाम होगा मृदा का वर्गीकरण। इंग्लिश में बोलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। अब हम जो मृदा का वर्गीकरण पढ़ेंगे इसको हम एक बार चार्ट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि मृदा का वर्गीकरण जो हम पढ़ेंगे मुख्य रूप से हम इसके जो चार्ट को एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से टाइप्स में हम पढ़ेंगे। देखिए इस तरह से हम चार्ट बना लेते हैं और पहला हम नंबर 1 जो पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार। उत्पत्ति के आधार किसके आधार पर पढ़ेंगे? उत्पत्ति के आधार यानी ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के आधार पर कि उत्पत्ति किस प्रकार की है उसके आधार पर पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम सेकंड नंबर पढ़ेंगे संरचना के आधार पर। संरचना का आधार ऑन द बेसिस ऑफ या डिपेंडिंग ऑन स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि मृदा का स्ट्रक्चर किस प्रकार का है। वह मोटी मृदा है, बारीक मृदा है, गाद यानी सिल्ट है, उसके आधार पर पढ़ेंगे। ये नंबर 2 कहलाएगा संरचना के आधार पर। फिर हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कलर यानी कि रंग के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कलर। तीसरा होगा रंग के आधार पर, रंग के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कलर या इसको हम कह सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कलर। कलर के आधार पर हम इसको पढ़ेंगे। उसके बाद एक और आएगा, इसको बोलेंगे नंबर 4 रासायनिक गुणों के आधार पर। रासायनिक गुणों के आधार पर, रासायनिक गुणों के आधार पर इसको बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक गुणों के आधार पर कि रासायनिक गुण के आधार पर किस किस प्रकार की मृदाएं होती हैं। और फिर अंतिम हम पढ़ेंगे जो 5th नंबर का होगा, अंतिम होगा 5th नंबर का विकास की अवस्था के आधार पर। विकास की अवस्था के आधार पर, विकास की अवस्था के आधार पर यानी कि डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट
यानी मृदा का विकास किस प्रकार से होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो 5 प्रकार से हम चर्चा करेंगे। नंबर 1, उत्पत्ति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द ओरिजिन। संरचना के आधार पर, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर या ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। रंग के आधार पर हम चर्चा करेंगे, रंग के आधार पर किस प्रकार की होती है। रासायनिक गुणों के आधार पर हम चर्चा करेंगे, रासायनिक गुण के आधार पर कौन सी होती है। और विकास की अवस्था के आधार पर किस प्रकार की मृदाएं होती है। बैक टू बैक हम एक एक की चर्चा करेंगे। ये फ्लो चार्ट आपको ध्यान रखना है, मृदा का वर्गीकरण हम इस आधार पर पढ़ने जा रहे हैं। तो नंबर 1 हम शुरुआत करते हैं पहले कि उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति। नंबर 1 यानी कि हम लिखेंगे उत्पत्ति के आधार पर। किस प्रकार से ओरिजिन हुआ उसकी हम चर्चा करेंगे। और उत्पत्ति के आधार में भी जो नंबर 1 है उसको हम बोलते हैं विस्थापित मृदा। विस्थापित मृदा, या इसको हम एक नाम और देते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड। इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड सोइल, ट्रांसपोर्टेड सोइल या विस्थापित मृदा। देखिए नाम से पता चल रहा है विस्थापित मृदा, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड सोइल। इसका मतलब ऐसी मृदाएं जो होती हैं, ऐसी मृदा जो होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। मतलब ऐसी मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाती है। ठीक है, विस्थापित मृदा का मतलब क्या हो गया कि एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाती है। अब देखिए आपको याद रखना है कि एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जब मृदा जाती है या स्थापित होती है तो उसका मुख्य कारण क्या होता है? अपर्दन। उसका मुख्य कारण क्या होता है? अपर्दन। और अपर्दन के पश्चात निक्षेपित हो जाती है। अपर्दन के पश्चात निक्षेपित हो जाती है। मतलब पहले अपर्दन होगा, मतलब इरोजन होगा। देखिए सबसे पहले होता है अपक्षय, वेदरिंग होता है सबसे पहले। अपक्षय के बाद क्या होता है? अपर्दन। अपक्षय के बाद अपर्दन। अपर्दन के बाद परिवहन होता है। अपर्दन के बाद क्या होता है? परिवहन, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ले जाने वाला कार्य जो टूल्स काम करते हैं। और जहां जाके जम जाता है वो कहलाता है निक्षेप। वो क्या कहलाता है? निक्षेप। यानी कि अपक्षय नंबर 1, फिर होता है अपर्दन नंबर 2, फिर होता है निक्षेप नंबर 3। यानी कि अपक्षय का मतलब क्या हुआ? कोई चट्टान है, इस तरह से कोई चट्टान है, उसका अपने स्थान पर टूटना और इस तरह से बिखर जाना, ये कहलाता है अपक्षय। ठीक है। अपर्दन क्या होता है? ये जो टूटा हुआ मलबा है या चूर्ण है, ये एक स्थान से यहाँ की ओर जाना, ये जाने की जो क्रिया है ये क्या कहलाता है? अपर्दन। जाने की क्रिया क्या कहलाती है? अपर्दन। और अन्य जगह जाके ये जम जाना, अन्य जगह जाके ये इस तरह से ये जम गया, ये कहलाता है निक्षेप। ठीक है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बताएं ये अपक्षय, अपर्दन और निक्षेप, मैं ये आपको पढ़ा चुका हूं पहले भी। ठीक है। तो आपको कमेंट क्या करना है? मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि यहां जो लिखा हुआ है अपर्दन, ये अपर्दन लिखा हुआ है, अपर्दन के कौन कौन से ऐसे कारक हैं? अपर्दन के ऐसे कौन कौन से कारक हैं? टूल्स, ऐसे कौन कौन से टूल्स हैं जिसके माध्यम से मृदा विस्थापित होती है? ठीक है। मृदा
अपर्दन के या अपर्दन के ऐसे कौन से कारक हैं, टूल्स कौन कौन से हैं जिसके कारण मृदा विस्थापित होती है? तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अब देखिए, हम चर्चा कर रहे हैं विस्थापित मृदा की। विस्थापित मृदा में क्या होगा? अपर्दन, ये हम जान चुके हैं। और अपर्दन के बाद क्या होता है? निक्षेपण होता है। यदि आपसे कोई इसका एग्जाम्पल पूछे कि इसका कोई बेस्ट एग्जाम्पल दीजिए, तो देखिए हिमालय की जो मृदा होती है, हिमालय क्षेत्र की जो मृदा है, ठीक है, हिमालय क्षेत्र की जो मृदा है, ये हिमालय की जो मृदा है वो विस्थापित होती है। क्या होती है? वह विस्थापित। विस्थापित मतलब ट्रांसपोर्टेड होगी, और ट्रांसपोर्टेड होकर कहाँ जम जाएगी? मैदानी भागों में। कहाँ जम जाएगी? मैदानी भागों में। ठीक है, तो ये इसका उत्तम उदाहरण है। यदि कोई एग्जाम्पल पूछे कि इस प्रकार की मृदा बताइए कि जो विस्थापित होती हो, ठीक है, कहाँ की मृदा है? हिमालय रीजन की। तो हिमालय रीजन की मृदा विस्थापित होती है, मतलब क्या होती है? ट्रांसपोर्टेड होती है, और ट्रांसपोर्ट होकर कहाँ चली जाती है? मैदानी भागों में चली जाती है। तो ये इसका उत्तम उदाहरण है। तो इस प्रकार की मृदा क्या कहलाती है? विस्थापित मृदा कहलाती है। आपसे कोई पूछे कि विस्थापित मृदा में किस मृदा को शामिल किया जाता है, ध्यान रखना, विस्थापित मृदा में एक सबसे उपयुक्त उदाहरण है कांपी मृदा। कौन सी मृदा? कांपी मृदा, या इसको एक नाम और देते हैं, ध्यान रखिएगा, जलोढ़ मृदा, या इसका एक नाम और है कछारी मृदा। तीन नाम हो गए, कांपी मृदा, जलोढ़ मृदा या कछारी मृदा। और ये इंग्लिश में हम देखें इसका नाम, इंग्लिश में इसका नाम है एलुवियल सॉइल। इंग्लिश में नाम हो जाएगा इसका एलुवियल सॉइल। इस प्रकार की मृदा, कांपी मृदा, जलोढ़ मृदा, कछारी मृदा, क्या एलुवियल सॉइल कहाँ मिलती है? ये हिमालय क्षेत्रों की विस्थापित मृदा होती है, और ये मुख्य रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर लाकर जमा कर दी जाती है। ये एक इसकी महत्वपूर्ण बात हो गई। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि अपर्दन के टूल्स कौन कौन से हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। उत्पत्ति के आधार पे हमने नंबर 1 पढ़ लिया, विस्थापित मृदा। अब नंबर 2 की हम बात करते हैं। नंबर 2 की प्रकार की कौन सी मृदा है, हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। स्थानबद्ध मृदा। स्थानबद्ध मृदा यानी ऐसी मृदा जो एक स्थान विशेष पर रहकर ही टूट फूट जाती है और वहीं पर उसका निर्माण हो जाता है, ऐसी मृदा को बोलते हैं स्थानबद्ध मृदा। इंग्लिश में बोलेंगे इसको रेजिडुअल सॉइल। इंग्लिश में बोलेंगे इसे रेजिडुअल सॉइल, ठीक है, स्थानबद्ध मृदा। अब देखिए स्थानबद्ध मृदा की क्या खास बात होती है। देखिए नंबर 1 मैंने आपको बताया था, स्थानबद्ध मृदा जो होती है ये मृदा पैतृक शैलों से बनती है, पैतृक शैलों से बनती है। अब देखिए पैतृक शैलों को हमने एक नाम और दिया था, मूल चट्टानें। मूल चट्टानें, पैतृक शैलों को एक नाम हो गया था मूल चट्टानें, ठीक है, या इसको इंग्लिश में बोला था हमने पेरेंट रॉक। तो पैतृक शैलों से बनती है। अब देखिए पैतृक शैलों से क्या होता है, अपक्षय। पैतृक शैलों पर क्या होता है, अपक्षय। अपक्षय की क्रिया होगी यानी वेदरिंग का प्रोसेस होगा, और वेदरिंग का प्रोसेस होने के बाद क्या होता है, वह चट्टानें जो होती है वही टूटकर उसी स्थान पर डिपॉजिट हो जाती है, वहीं पर रह जाती है और मृदा का निर्माण कर लेती है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि अपक्षय के कौन कौन से कारक है। देखिए पहले वाले में पूछा था क्वेश्चन मैंने आपसे कि अपर्दन के कौन कौन से कारक है, और इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि अपक्षय के कौन कौन से कारक है। ऐसे कौन से टूल्स हैं जो वेदरिंग की प्रोसेस में शामिल होते हैं, और ऐसे कौन से टूल्स हैं जो अपर्दन के प्रोसीजर में शामिल होते हैं, ये आपको दो बताने हैं। अपर्दन के बारे में बताना है और एक अपक्षय के बारे में बताना है, या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट, तो एक तो ये हो गया इंपॉर्टेंट कि पैतृक शैलों से बनती है, मूल चट्टानें होती हैं, और इन पर अपक्षय की क्रिया होती है, और अपक्षय क्रिया से ये
एक स्थान पर टूटकर वहीं पर गिर जाती है। उसके बाद इसकी खास बात कि देखिए यदि पैतृक शैलों से बनी है, यदि ये पैतृक शैलों से बनी है तो गुण भी किस प्रकार के होंगे, गुण भी किस प्रकार के होंगे, तो गुण किस प्रकार के होंगे, पैतृक शैलों जैसे गुण होंगे, पैतृक शैलों जैसे गुण होंगे। ये क्लियर हो गया। गुण किस प्रकार के होंगे, जैसे पैतृक शैल होंगे उसी प्रकार से गुण होंगे। अब देखिए पहले जो हमने पढ़ा था विस्थापित मृदा, अब विस्थापित मृदा क्या है, विस्थापित मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जा रही है, ठीक है, तो वहां पर गुण स्वभाव चेंज हो रहा है, परिवर्तन कर रही है बार बार, लेकिन यहाँ पर पैतृक शैलों से है, अपक्षय हो रहा है, वहीं जाके गिर जाती है, टूट जाती है और चूर्ण के रूप में मिल जाती है। तो फिर गुण कैसे हो जाएंगे इसके, तो गुण होंगे पैतृक शैलों जैसे इसके गुण हो जाएंगे। तो पैतृक शैलों की अपक्षय से बनती है, गुण कैसे होते हैं, पैतृक शैलों जैसे होते हैं। और उसके बाद इसमें गुण के बाद इसकी जो रचना होगी वो रचना भी कैसी होगी, पैतृक शैलों जैसी होगी, रचना भी कैसी होगी, पैतृक शैलों जैसी होगी। अब इंडिया के मैप पर हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ स्थान पर मृदा है, या कौन से स्थान पर मृदा कहाँ पर पाई जा रही है और विस्थापित मृदा कहाँ पाई जा रही है। एक बार इंडिया का मैप बनाकर हम देख लेते हैं, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। स्थान पर मृदा जो होगी वो पैतृक शैलों की होगी और अपक्षय से बनेगी, और गुण कैसे होंगे, पैतृक शैलों जैसे होंगे। जबकि हमने पढ़ा है जो विस्थापित मृदा होती है, तो विस्थापित मृदा क्या करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाती है, अपर्दन की क्रिया होती है, फिर निक्षेप की क्रिया होती है, और फिर वहां जाकर मैदानों में वह बिछ जाती है और एक उपजाऊ मृदा का निर्माण करती है। और दूसरा, जैसे उसमें हमने पढ़ा था वहां कोई मृदा का नाम कुछ बताया था मैंने आपको, जैसे कांपी मृदा हो सकता है, ठीक है, जलोढ़ मृदा, एक ही नाम है, इंग्लिश में हम बोलते हैं उसको एलुवियल सॉइल। लेकिन यहाँ पूछे कि स्थानबद्ध मृदा में या रेजिडुअल सॉइल में कौन सी प्रकार की मृदा इंपॉर्टेंट होती है, तो आपको ध्यान रख लेना है यहाँ कौन सी मृदा होगी, यहाँ काली मृदा होगी। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी होगी, काली मृदा, और इंग्लिश में बोलेंगे इसे ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल। ध्यान रखिएगा कभी कभी नाम इसका रेगुलर सॉइल भी आता है, इसको हम एक नाम और दे देते हैं रेगुलर सॉइल या रेगुलर मृदा। तो यदि रेगुलर मृदा आ जाए तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, काली मृदा को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जरूर ध्यान रखें। अब हम चर्चा करते हैं मैप के ऊपर कि मैप में कहां पर स्थानबद्ध मृदा मिलती है और कहां पर विस्थापित मृदा मिलती है। देखिए मैप में देखते हैं हम इसको, इंडिया का मैप हम बनाते हैं और इंडिया के मैप में आपको पता चल जाएगा कि कहां पर किस प्रकार की मृदा आपको दिखाई पड़ती है। देखिए मैप के अंदर आप देखेंगे तो हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, वहां पर भी हम मैप को अच्छे से कवर अप करते हुए आपको इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। देखिए ये जो रीजन है, ये पूरा रीजन आपको देख पा रहे हैं, ये पूरा रीजन कहलाता है हिमालय रीजन। कौन सा, हिमालय क्षेत्र। अब देखिए हिमालय क्षेत्र से नदियां गुजरती है, जैसे यहां से एक नदी गुजरती है, इसका नाम सिंधु, ठीक है, यहां से नदी गुजरती है, इसका नाम है सतलज, यहां से एक नदी गुजरती है इस तरह से, इसका नाम है गंगा, एक नदी है यमुना, और यहां से एक नदी गुजरती है इसका नाम है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ये तो कौन सी, सिंधु, ये कौन सी है, सतलज, ये कौन सी है, गंगा, ये कौन सी, यमुना, और ये कौन सी है, ब्रह्मपुत्र। देखिए सभी नदियां हिमालय क्षेत्र से आ रही है, एक पहले से पहाड़ी क्षेत्र से आ रही है, तो ये साथ में क्या लाएगी, अवसाद मृदा साथ में लाएगी। तो जब साथ में लाएगी तो ये क्या करेगी, ये जो भारत का मैदान है, ये भारत का मैदान है, इस भारत के मैदान को हम क्या नाम देते हैं, उत्तर भारत का विशाल मैदान। क्या नाम देते हैं, उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान। अब इस उत्तर भारत के विशाल मैदान में क्या करने लग जाएगी, ये जमना शुरू हो जाएगी, ऐसे ही जमना शुरू हो जाएगी।
मतलब कहाँ पर बन रही है? ये बन रही हिमालय के फुट हिल्स रीजन में, यानी हिमालय के पदीय भागों में जो मैदान है जिसे हम कहते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान। ये उत्तर भारत का विशाल मैदान विश्व का सबसे उपजाऊ मैदान, विश्व का सबसे उपजाऊ मैदान, बहुत बड़ा मैदान उत्तर भारत का मैदान। तो देखिए नदी के द्वारा हिमालय क्षेत्रों से कहां पर आ गई है? विशाल मैदान में। ठीक है, विशाल मैदान में आ गई और विशाल मैदान में आकर ये यहाँ पर स्थापित हो गई। तो हमने इस मृदा को नाम दिया विस्थापित मृदा, ट्रांसपोर्टेड सॉइल, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आकर जम जाना। क्लियर हो गया? नंबर 1 जो हमने पढ़ा था विस्थापित मृदा। अब नंबर 2 की बात करते हैं, यानी स्थानबद्ध या रेसिडुअल सॉइल। देखिए ये सॉइल मुख्य रूप से कहाँ मिलेगी? ये तो हो गया आपका मैदान। मैदान के बाद हम ये हिमालय क्षेत्र, फिर मैदानी क्षेत्र और फिर इसके दक्षिणी भाग में ये जो आप देख रहे हैं त्रिकोणनुमा आकृति, ये हमारा है प्रायद्वीपीय पठार। इसको हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। ये तो हो गया हिमालय रीजन और ये हो गया आपका प्लेन्स एरिया और ये हो गया प्रायद्वीपीय पठार यानी प्लेट्यू एरिया। और प्रायद्वीपीय पठार जो है भारत का, ये किससे मिलकर बना है? ये मिलकर बना है ज्वालामुखी क्रिया से। कौन सी क्रिया से? ज्वालामुखी क्रिया से। अब देखिए ज्वालामुखी क्रिया से मिलकर बना है। ज्वालामुखी का जो लावा होता है वो लावा कैसा होता है? ब्लैक यानी काला होता है। तो फिर यहाँ मृदा कौन सी पाई जाएगी? काली मृदा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? रेसिडुअल स्थानबद्ध स्थान पर ही लावा या ज्वालामुखी क्रिया से जो पठार बना है, इस पठार से क्या हो रहा है? अपक्षय हो रहा है। क्या हो रहा है? अपक्षय। और जब अपक्षय की क्रिया होगी तो क्या होगा? अपक्षय की क्रिया से वहां काली मृदा का धीरे धीरे निर्माण होना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से यानी काली मृदा का क्षेत्र कहाँ है? देखिए गुजरात, ये गुजरात का रीजन है, ये गुजरात, ये महाराष्ट्र का रीजन हो गया, ये कर्नाटका का रीजन हो गया, और यहाँ देखिए ये उड़ीसा हो गया, ये आंध्र प्रदेश हो गया, ये तेलंगाना हो गया। ठीक है, ये तमिलनाडु वाला पोर्शन हो गया। इस पूरे क्षेत्र में कौन सी मृदा विशेषकर मिलेगी आपको? ब्लैक सॉइल। कौन सी मिलेगी? ब्लैक सॉइल। यहाँ पूछे तो ये पंजाब, ये हरियाणा और ये यूपी, ये बिहार, ये वेस्ट बंगाल, ठीक है, और कुछ भाग राजस्थान का। तो यहाँ पर किस प्रकार की मृदा मिलेगी? तो यहाँ पर मिलेगी विस्थापित प्रकार की मृदा, या हम इसको बोलते हैं जलोढ़ मृदा या कछारी मृदा या फिर काप मृदा। इट इज क्लियर? तो ये पूरा मैंने आपको उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार की मृदा के बारे में बता दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं उत्पत्ति का आधार पर हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं संरचना के आधार पर। किसके आधार पर? संरचना के आधार पर। मैं इसको उठा देता हूँ। बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी ये सेकंड टाइप की हो गई, संरचना के आधार पर। किसके आधार पर? संरचना के आधार पर। इसमें नंबर 1 पढ़ते हैं बलुई मृदा। इसमें इंपॉर्टेंट बात सिर्फ इतना ध्यान रखना है, बलुई मृदा या इंग्लिश में बोलते हैं सैंडी सॉइल, और इसमें बजरी की अधिकता पाई जाती है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, बजरी की अधिकता पाई जाती है। बजरी की अधिकता पाई जाती है। इसमें जो कण होते हैं मोटे होते हैं बलुई मृदा। ठीक है, नंबर 2। इसी कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं बलुई मृदा के बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है, वो नेक्स्ट कैटेगरी आती है गाद। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिल्ट। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सिल्ट। और सिल्ट की खास बात क्या होती है? सिल्ट की खास बात है कि इसमें जो कण की जो मोटाई होती है, वो कण की मोटाई अपेक्षाकृत बलुई मिट्टी से या बलुई मृदा से बारीक हो जाती है। बलुई मृदा से बारीक हो जाती है। बलुई मृदा से क्या होती है? बारीक हो जाती है। किसकी? गाद की। और उसके बाद आती है
चीका मृदा। तीसरे नंबर पर आती है चीका मृदा। चीका मृदा, इसको हम जनरली क्ले भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? क्ले, CLAY, क्ले सॉइल भी हम इसको कहते हैं। और चीका मृदा की खास बात क्या होती है कि इसमें जो कणों का आकार होता है, इसमें जो कणों का आकार जो होता है 0.0005 मिलीमीटर तक पाया जाता है, मिलीमीटर तक पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे मोटे कण किसमें होंगे? बलुई मृदा में। उसके बाद किसमें होंगे? सिल्ट में। उसके बाद किसमें होंगी? चीका मृदा। और फोर्थ नंबर की जो मृदा होती है, फोर्थ नंबर की मृदा को हम बोलते हैं दोमट मृदा। क्या बोलते हैं? दोमट मृदा। दोमट मृदा। और दोमट मृदा को हम एक नाम और देते हैं लोमी सॉइल। इंग्लिश में इसको बोलते हैं लोमी सॉइल। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लोमी सॉइल या दोमट मृदा। और ये मुख्य रूप से क्या होता है? ये मुख्य रूप से ये जो तीनों हमने पढ़ी है, तीनों का मिश्रण होती है। तीनों का क्या होती है? मिश्रण होती है। तीनों का क्या होती है? मिश्रण होती है। इस प्रकार से संरचना के आधार पर हमने 4 प्रकार की मृदा के बारे में पढ़ लिया है। बलुई मृदा, फिर होती है गाढ़, फिर होती है चीका मृदा और फिर होती है दोमट मृदा। तो इस प्रकार से हमने पढ़ लिया संरचना के आधार पर। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं, एक होती है रंग के आधार पर। रंग के आधार पर, ठीक है, ये नंबर 3 हो जाएगा। देखिए, रंग के आधार पर अलग अलग प्रकार की होती है कि हम अमूमन अभी पढ़कर भी आए, जैसे लाल मृदा, पीली मृदा, भूरी मृदा, काली मृदा, ठीक है, लाल मृदा, पीली मृदा, भूरी मृदा, काली मृदा, ठीक है। इस प्रकार से ये जो हो गया, ये हो गया रंग के आधार पर। किसके आधार पर हो गया? रंग के आधार पर। नंबर 1 उत्पत्ति का आधार पर, नंबर 2 संरचना के आधार पर, नंबर 3 रंग के आधार पर। नंबर 4 की बात करते हैं रासायनिक गुणों के आधार पर। रासायनिक गुणों के आधार पर। रासायनिक गुणों के आधार पर देखिए, अम्लीय होती है, अम्लीय मृदा, लवणीय मृदा, ठीक है, अम्लीय मृदा, लवणीय मृदा होती है। इसके अलावा चूना युक्त होती है। कैसी होती है? चूना युक्त होती है। चूना युक्त होती है। और एक होती है क्षारीय मृदा, ठीक है, अम्लीय, लवणीय, चूना युक्त या क्षारीय मृदा। इस प्रकार से ये 4 प्रकार हो गए। और अंतिम होता है 5वां, यानी विकास की अवस्था के आधार पर। विकास की अवस्था के आधार पर। अब विकास की अवस्था के आधार पर एक होती है नवीन मृदा। कैसी मृदा? नवीन मृदा। फिर होती है परिपक्व मृदा, परिपक्व, ठीक है, नवीन मृदा, परिपक्व मृदा, पुरानी मृदा। तो ये किसके आधार पर होगी? विकास के आधार पर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास की अवस्था के आधार पर नवीन, न्यू, परिपक्व, मैच्योर और पुरानी को ओल्ड, ये 3 प्रकार की होगी। रासायनिक गुणों के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ या डिपेंडिंग ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर अम्लीय, लवणीय, चूना युक्त, कैल्केरियस बोलते हैं इसको इंग्लिश में, कैल्केरियस, ठीक है, और क्षारीय मृदा। रंग के आधार पर डिपेंडिंग ऑन द कलर, ऐसे लाल है, पीली है, भूरी है, काली मृदा है, इनको हमने पढ़ लिया। इन 3 का अलावा नंबर 1 पढ़ा था हमने उत्पत्ति का आधार पर, और उत्पत्ति का आधार पर नंबर 1 पढ़ा था विस्थापित, और नंबर 2 पढ़ा था हमने स्थानबद्ध। ये आपको पता है, ठीक है।
और नंबर 2 पे पढ़ा था हमने संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर इसमें बलुई मृदा हो गया, नंबर 2 गाद हो गया, नंबर 3 चीका मिट्टी हो गई, ये चीका मृदा हो गई, और नंबर 4 हमने पढ़ लिया दोमट मृदा। तो इस प्रकार से हमने मृदा का वर्गीकरण पूरा कर दिया है। 2 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे, एक पूछा अपर्दन के बारे में, एक पूछा अपक्षय के बारे में। अपर्दन और अपक्षय का जो आपका आंसर है उसे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके आंसर दें। ये मैं पिछले लेक्चर्स में आपको मैं बता चुका हूँ अपक्षय की कौन कौन से एलिमेंट होते हैं या कौन कौन से टूल्स होते हैं अपक्षय में, और अपर्दन में कौन कौन से टूल्स होते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम मृदा के वर्गीकरण के बाद जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ऐसी मृदा है विश्व स्तर पर भी देखेंगे, और जब इंडियन ज्योग्राफी को कवर करेंगे तो उसमें भारतीय मृदा को देखेंगे। तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पे यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरे वीडियोस को आप नहीं देख पाएंगे। वो एक अलग बात है कि किसी लिंक के थ्रू कोई मेरा वीडियो आ जाता है तो आप उसको देख पाते हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब करेंगे और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आप उसको लंबे समय तक देख रहे हैं, तो इससे बेटर है कि आप उसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब के लिए थैंक यू।